इंडियन प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का नया एपिसोड और पैलियोलिथिक कल्चर जिसको हमने प्लीस्टोसीन कल्चर के नाम से पुकारा है कंप्लीट हमने कर लिया है। इस सेशन में हम मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो है कि मेसोलिथिक के गुण क्या हैं। मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि स्टोन टूल्स, उनकी निर्माण सामग्री, उनकी निर्माण विधि, उनकी साइज और शेप और मनुष्य का जो हैबिटेशन है यानी कि जो प्रिमिटिव मैन है होमोनिड के साथ साथ, इन सब ने मिलकर प्रागैतिहास के अंदर विविधताएं पैदा करी है, डाइवर्सिटीज पैदा करी हैं, विभिन्न लक्षण उत्पन्न किए, विशेषता उत्पन्न करी, जिनके आधार पर संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल को अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है। अब पैलियोलिथिक के बाद जो कालखंड आएगा वो है मेसोलिथिक, उसको हम आज आरंभ करने जा रहे हैं। तो जिसको हमने कहा है मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक। सबसे पहली बात तो हम ये देखें, बाकी तो बात की बात है कि मेसोलिथिक की सांस्कृतिक विशेषताएं क्या क्या हैं, यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है और क्या क्या नहीं प्राप्त हो रहा है। पहली बात तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, सिग्निफिकेंट जो फाइंडिंग्स हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ से हमें आवास के साक्ष्य प्राप्त होंगे, यहाँ से हमें अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य प्राप्त होंगे, यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होंगे, घर प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब झोपड़ियों के हमें साक्ष्य प्राप्त होंगे। ठीक है। दूसरी बात ये, सबसे जो महत्वपूर्ण बात निकल के आती है, यहां से हमें मृदभांड, जिसको आप पोट्री कहते हैं, मृदभांड प्राप्त होंगे, लेकिन ये चाक रहित हैं। चाक रहित होने का आशय क्या है कि ये सारे के सारे हस्त निर्मित हैं। ठीक है। तो यहां से आपको मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं। आप यहां से कह सकते हो कि वन्य किस्मों की कृषि, वन्य किस्मों की कृषि यानी कि जो क्रॉप्स हैं उनकी जो जंगल किस्में हैं, किस्मों की कृषि के आरंभिक साक्ष्य। लेकिन ये बात याद रखना, आप इसको थोड़ा सा यूं कह सकते हैं आधा अधूरा सा मामला, कि कृषि यहाँ पर पूरी तौर पर स्थापित होती है हमें नजर नहीं आती है। यहाँ से आपको पहली बार मानव कंकाल स्पष्ट तौर पर, मानव कंकाल आपको स्पष्ट तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। कुछ मामलों में आपको, चूंकि अंत्येष्टि संस्कार मिल रहा है, इसका मतलब कुछ मामलों में प्रिमिटिव मैन या आदिम मानव के जो दार्शनिक चिंतन या धार्मिक क्रियाकलापों का भी आभास आपको हो जाएगा। धार्मिक क्रियाकलापों एवं उनका चिंतन या हम कहें विचारधारा, कि क्या उनका मानव जीवन के बाद के जीवन में, पारलौकिक जीवन में किसी प्रकार का यकीन था या नहीं था। तो ये तमाम चीजें एक प्रकार से विशेषताएं हैं मेसोलिथिक ड्यूरेशन की, मेसोलिथिक जिसको हम कह सकते हैं मध्य पाषाण काल की। चूंकि मध्य पाषाण काल जो है भारतीय इतिहास में वो ट्रांजिशन पीरियड है। पैलियोलिथिक छोटा सा काल है, आप देख लीजिएगा 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का, कहाँ लाखों वर्षों का पूरा। नवपाषाण काल भी लगभग इतना ही छोटा आपको नजर आएगा। फिर यानी कि मेरा जो मतलब है मेसोलिथिक में एक तरफ तो पैलियोलिथिक की विशेषताएं अतिक्रमण करती नजर आएंगी और एक तरफ नवपाषाण काल की, और इसी प्रकार से फिर नवपाषाण काल या नियोलिथिक में आपको मेटल एज, जिसको आप धातु युग कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं घुसता, अतिक्रमण करता नजर, घुसपैठ करता नजर आपको आएगा। लेकिन ये ज़्यादा बड़ा ट्रांजिशन पीरियड है। तो यहाँ पर आपको अब शिकार के साथ साथ यहाँ पर दूसरी बात मत्स्य पालन, हाँ ये भी एक, यहाँ पर मछली का शिकार या मत्स्य आखेट, ये भी एक प्रमुख विशेषताओं के रूप में
मेसोलिथिक के अंदर आपको नजर आता है। चलिए एक एक करके अपन इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। तो मेसोलिथिक साइट का यदि हम कालखंड देखें तो ये आपके सामने पड़ता है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर, याद रखिएगा कई जगह पर 10,000, कई जगह पर आप 8,000 भी कह सकते हैं, से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का। अब यदि इसकी खोज की जाए तो सबसे पहले देखिएगा CL कार्लाइल के द्वारा 1867 में जो विंध्याचल पर्वत है वहां से इस स्थल को खोजा गया है। कर्नूल में सबसे पहले, आंध्र प्रदेश में कर्नूल में सबसे पहले LA कमियाडी के द्वारा इस मध्य पाषाण काल के अवशेष खोज निकालने का प्रयास किया गया। संगनकल्लू के अंदर P सुब्बा राव और HD साकलिया जी ने अवशेष प्राप्त करे। इसको आपने एपीपैलियोलिथिक काल भी कहा, इसको ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक भी आपने इसको बोला। इसको आप अर्ली या प्रोटो नियोलिथिक एज भी कह सकते हैं कि नवपाषाण काल से पहले का ये काल है। मध्य पाषाण काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है इसके स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स, इसको मध्य पाषाण काल कहने का एक वजह यहाँ के स्टोन टूल का साइज भी है, क्योंकि ये साइज में छोटे हैं, माइक्रो हैं, याद रखना। तो यहाँ के जो उपकरण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल के जितने भी उपकरण हैं, क्योंकि वो फ्लैक्स बेस्ड हैं, फ्लैक्स बेस्ड का मतलब है शल्क आधारित हैं। तो जो शल्क आधारित जो उपकरण होंगे वो आकार में छोटे होंगे, थोड़े सुगढ़ होंगे, अत्यधिक धारदार होंगे, यानी कि आकार छोटा होगा लेकिन काम के बहुतेरे होंगे। तो फ्लैक्स बेस्ड स्टोन टूल्स हैं, माइक्रो साइज वाले हैं, इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक कल्चर या सूक्ष्म पाषाणिक संस्कृति के नाम से भी आप पुकारते हैं। और बाकी तो हम लोग पहले काफ़ी पिछले सेशंस में देख चुके हैं। जो होमोनिड आपको यहाँ नजर आएगा वो स्पष्ट तौर पर होमो सैपियंस नजर आएगा। और फाइनली बात की जाए तो जो जलवायु है वो शुष्क दौर वाली होलोसीन जलवायु यहाँ पर आपको नजर आता है। चैल्सिडेनी यहाँ पर एक प्रमुख प्रधान कच्चे माल के रूप में दिखता है। आप एक एक करके हम इन सब चीज़ों को यहाँ पर आपके सामने रखते चले जाते हैं ताकि आपके लिए समझना और साथ साथ नोट्स पेन डाउन करते आप चले जाएं। तो डिस्कवरी खोज किस किस के द्वारा यहाँ पे की जा रही है, तो 18 ये महत्वपूर्ण है। 1867 में सबसे पहले CL कार्लाइल द्वारा, याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत में इस दौर के अवशेषों या स्टोन टूल्स को खोजा गया है। अब CL कार्लाइल साहब के बारे में एक बात को आप लोग समझ लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। CL कार्लाइल साहब के बारे में जानना। CL कार्लाइल जो है इन्हें फादर ऑफ राजस्थान आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि राजस्थान में पुरातत्व का जनक इन्हीं CL कार्लाइल को बोला गया है। और जो आपने पढ़ा, यदि मैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी की बात करूं, यदि हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी की बात करें तो फिर हम कहेंगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिएगा, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में हमें नजर आते हैं। और CL कार्लाइल जो हैं वो हमें राजस्थान के पुरातत्व के रूप में हमें नजर आते हैं। तो CL कार्लाइल ने 1867 में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में इन अवशेषों की खोज की है। LA कमियाडी ने, याद रखिएगा, आपके कर्नूल आंध्र प्रदेश में, कर्नूल, और एक और स्थल है संगनकल्लू। तो सबसे पहले तो CL कार्लाइल के द्वारा इसको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से 1867 में खोजा गया है। LA कमियाडी ने
इस दौर के अवशेषों की या स्टोन टूल्स की जो खोज की है वो आंध्र प्रदेश में कर्नूल से की है। वी सुब्बा राव एवं HD साकलिया साहब ने संगन कल्लू से अवशेषों को खोजा है। वी सुब्बा राव एवं HD साकलिया। वी सुब्बा राव एवं HD साकलिया द्वारा इस स्थल के स्टोन टूल्स को खोजा गया है। याद रखिएगा, तो ये डिस्कवरी हो गई। यदि प्रश्न आपके आ जाए, चाहे नेट का एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या JRF की या जितने भी हायर एकेडमिक्स अप्रोच वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, यदि ये प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले किसने खोजा भारतीय प्रागैतिहासिक से मध्य पाषाण के दौर को या मेसोलिथिक को, तो आप कहेंगे CL कार्लाइल इन 1867 के द्वारा ये खोजा गया था। मैं थोड़ा स्क्रीन आउट हो जाता हूँ। अब हमें यह देखना है कि संपूर्ण मध्य पाषाण काल के अन्य नाम और क्या क्या है, यहाँ तक के मैटर को तो स्क्रीन आउट हूँ मैं। आराम से आप पॉज करिए वीडियो को और लिखते चले जाइए, और कॉपी में लिखने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दिया करें। बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है कि क्या किस तरह की क्लासेस जो आपको मिल रही हैं, क्या आपका नज़रिया है इस मेहनत को लेकर। यदि मैं इस संपूर्ण मध्य पाषाण काल की प्रसिद्धि की बात करूं कि अन्य और किन किन नामों से पुकारा गया है, तो इसको आप प्रोटो या प्रोटो की जगह आप एक शब्द और कह सकते हैं, अर्ली नियोलिथिक एज भी पुकार सकते हैं। यानी कि नव पाषाण काल से पहले का, ठीक पहले का दौर, जिसको आप कहेंगे आद्य नव पाषाण काल। इसको आप AP पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। ठीक, तो प्रोटो को तो आपने कहा है आद्य नव पाषाण दौर भी पुकारा है आपने, प्रोटो या अर्ली नियोलिथिक एज के नाम से भी इसको पुकारा है। अच्छा, इसको जो मैं बार बार कह रहा हूं संक्रमण काल भी कहा गया है, ट्रांजिशन बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक, ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन पैलियो लिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर। यानी कि पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण दौर भी कहा गया है मध्य पाषाण काल को। ठीक है साहब, यदि हम इसके अन्य नामों की बात करें कि किन किन अन्य नाम से पुकारा गया है, तो एक तो इसको फ्लैग बेस्ड कल्चर, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि हमने पहले कहा है इसकी वजह यहाँ पर जो उपकरण प्राप्त हो रहे हैं वो आकार में बड़े छोटे हैं, चैल्सिडनी प्रधान कच्चा माल है यहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में, तो इसको आप माइक्रोलिथ कल्चर के नाम से भी पुकारते हैं। माइक्रोलिथ को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, इसको आप सूक्ष्म पाषाण संस्कृति याद रखिएगा। माइक्रोलिथ, अब माइक्रोलिथ का जो निर्माण हो रहा है बेसिकली वो किसके द्वारा हो रहा है, फ्लैग, जिसको आप कहते हैं शल्क जो मतलब जो कतरने उतारी जाती हैं, जो एक तरह से क्या कहना है ब्लेड्स के रूप में जो चीजें होता है, फिर उनसे जो उपकरण बनते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ का क्लाइमेट कैसा है इस मध्य पाषाण काल का, तो अब मेरे हिसाब से आपने अब तक मुझसे इतना ही समझ लिया कि अब तो आपको बहुत इजीली समझ में आना चालू हुआ होगा। इनका क्लाइमेट है होलोसीन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं नूतनतम युग, क्योंकि ये यहाँ का जो क्लाइमेट था ये ड्राई हो गया था। जो आइस एज अब तक प्लीस्टोसीन में चला रहा था पैलियोलिथिक में, अब चूंकि स्वाभाविक सी बात है भाई, जब गर्मी का दौर, शुष्क दौर आ रहा है, बर्फ छट रही है,
धरती की सतह उभर रही है, तो फिर प्राणियों की, चाहे वो पशु पक्षी हों, जीव हों या वनस्पति, उनकी ढेर सारे रेसेस या प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पर जिस होमोनिड की बात करते हैं तो वो तो आधुनिक मानव यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। याद रखिएगा, हमने कहा है उसको होमो सैपियंस के रूप में हमने उसको पुकारा है, जिस होमोनिड की हम बात कर रहे हैं। यदि मैं मानव गतिविधियों की बात करूं कि यहाँ का जो मानव सम था या मनुष्य जो था, आदिम मानव जो था, उसकी अपनी गतिविधियां क्या क्या हैं, तो आप हंटिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर मछली का शिकार भी कर रहे हैं। पुराना दौर चला रहा है, खाद्य संग्रहण भी आप यहाँ पर करते आ रहे हैं। लेकिन जो नया एक मतलब रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ है इस काल में आते आते, वो हुआ पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। क्योंकि अभी तक पशुपालन हमें पैलेओलिथिक में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो उसके साथ साथ फिर यहाँ पर सबसे जो बड़ा चेंज हमें नजर आता है वो है कि आपने पशुओं को पालना आरंभ कर दिया है। क्लियर? अब कुत्ता और घोड़ा, दो ऐसे पशु हैं जो बड़े, स्पेशली कुत्ता जो मनुष्य के साथी के रूप में आपको यहाँ पर बराबर भागीदार नजर आता है। क्लियर है? यहाँ पर जो आपको जो स्टोन टूल्स नजर आएंगे, हमने पहले कह दिया, पहली बात तो उसका जो रॉ मटेरियल है, एक बार मेरे हिसाब से आप यहाँ तक का जो मैटर है उसको आराम से देख लीजिए ताकि आप लोगों को सुविधा रहे समझने में। फिर अपन अपनी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है कि किस एशुलियन टाइप के बनेंगे, नो डाउट। जो पकाई हुई आप कह सकते हो जो प्रस्तर उपकरण है, उनमें बहुत सारे आपको क्रोड ट्रायंगल उपकरण मिलेंगे, ल्यूनेट्स मिलेंगे, ट्रैपेज मिलेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन प्रधान तौर पर जो है वो फ्लैग बेस्ड यानी कि शल्क पर ही आधारित आपको औजार यहाँ पर प्राप्त होते हैं। क्लियर है? जो कच्चा माल है उसमें चर्ट है, जैस्पर है, फ्लेंट है, चैल्सिडनी है, स्फटिक है, आगेट है, कार्नेलियन है, लेकिन चैल्सिडनी सबसे प्रधान कच्चा माल है। तो आप कच्चा माल में देखिएगा चर्ट, आगेट, फ्लिंट, चैल्सिडनी, स्फटिक हो गया, और कार्नेलियन, ये भी एक स्टोन है। कार्नेलियन भी मतलब समझ लीजिए एक तरह का स्टोन है जिसके ऊपर आप चोट करके फ्लैग्स उतारते हैं, फिर स्टोन टूल्स का निर्माण करते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर कार्नेलियन। क्लियर है? इनमें जो चैल्सिडनी है ये प्रधान कच्चा माल है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संपूर्ण मध्य पाषाण काल में जितने भी स्टोन टूल्स बन रहे हैं, जितने भी ब्लेड्स हैं, आपके पॉइंट्स हैं, क्रोड ट्रायंगल है, ल्यूनेट है, ट्रैपेज है, जितने भी उपकरण यहाँ पे स्टोन टूल्स मिल रहे हैं, उनके निर्माण में चैल्सिडनी का जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग हो रहा है वो ज़्यादा अपेक्षाकृत औरों की तुलना में ज़्यादातर हो रहा है। उतार लीजिए यहाँ तक के मैटर को, महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुछ बातें तो मैंने पहले कह दी, अब दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स यहाँ किस तरह की हैं। क्लियर? आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स यहाँ पर किस तरह की और क्या क्या चीज़ें संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहासिकों को पहली बार यहाँ पर नजर आ रही हैं। क्लियर? देखिएगा, सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की यदि हम बात करें तो संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास का
मानव कंकाल या अस्थि पंजर, जिसको आप ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं, बागोर से प्राप्त हो रहा है। ह्यूमन स्केलेटन जिसको आप हम कहते हैं मानव कंकाल, याद रखिएगा ये हमें प्राप्त हो रहा है बागोर। बागोर जो आपको प्राप्त होता है जिला भीलवाड़ा, राजस्थान से। याद रखना, सबसे पहले मृदभांड, दुनिया की प्राचीनतम मृदभांड। लेकिन ये मृदभांड जो है, ये मृदभांड असल में चाक निर्मित है, माफ करना, बिना चाक के, बिना उस रिंग के है, हस्त निर्मित है। और ये संपूर्ण दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीनतम मृदभांड मिट्टी के घड़े आपको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, कहां से? चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो यूपी से। चौपानी मांडो हमें कहां से मिल रहा है साहब? यूपी से। ये भी हो गया। सबसे प्राचीनतम मानवीय बस्तियों के साक्ष्य, संपूर्ण दुनिया में सबसे प्राचीनतम मानवीय जो बस्तियां हैं वो पाई जा रही है सराय नाहर राय यूपी से एवं महदहा से। इन दोनों बेलन नदी घाटी हम लोग बाद में, मतलब पहले पढ़ चुके हैं। दोनों ही यूपी में बेलन नदी घाटी से प्राप्त हो रहे हैं, सराय नाहर राय एवं महदहा। लेकिन सराय नाहर राय तो भारतीय प्रागैतिहास में जो स्तंभगर्त, मानवीय बस्तियों के साक्ष्य से जो हमारा आशय है वो है स्तंभगर्त। सराय नाहर राय के अंदर जो बस्तियों के जो अवशेष हैं वो महदहा से भी पहले के हैं। क्लियर? सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट एरिया वाइज अपन बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट यानी कि एरिया वाइज लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन एंटायर इंडियन प्री हिस्ट्री। सबसे बड़ा जो मध्य पाषाणिक बस्ती है वो है, याद रखिएगा, बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान। राजस्थान का जो बागोर है ये संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। सबसे पहले आपको तीर कमान के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से नजर आ रहे हैं। असल में क्या है ये तीर कमान के साक्ष्य वाली बात? जो सराय नाहर राय है, प्रयागराज में बेलन नदी घाटी जो है यूपी में, वहां पर एक जगह है सराय नाहर राय। वहां से एक जो स्केलेटन मिला है, इसके पीछे बैक पर, पीठ पर जो स्पाइनल कोड है, मेरुदंड जो है, वहां पर एक पत्थर की नोक चुभी भी मिली है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट कंक्लूजन पर वो लोग पहुंचे हैं कि संभवतः पीछे से एक तीर छोड़ा गया जिसके आगे ये पत्थर का फलक लगा हुआ था। तो जो तीर की जो नोक चुभी भी मिली है सराय नाहर राय से प्राप्त एक स्केलेटन से, उसको ये कहा गया कि ये तीर कमान का पहला साक्ष्य है। और इसी को यह भी कहा गया है कि संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास का पहला मानवीय युद्ध या आक्रमण का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? याद रखना, ये तीर कमान वाला मामला, आप इसको तीर कमान का साक्ष्य भी कह सकते हैं। ये आपको प्राप्त हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, सराय नाहर राय से। क्लियर? और हमने पहले कहा संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास की कब्रें, हट जाता हूं मैं, एक बार आप यहां तक की बात को आराम से उतार लीजिए। सराय नाहर राय की मतलब जो कब्रें प्राप्त हो रही हैं यहाँ से, वो कब्रें आपको बागोर से, क्योंकि कंकाल प्राप्त हो रहे हैं, और सराय नाहर राय महदहा तो स्पष्ट हो ही गया है।
तो जिनको आप ग्रेव कहते हैं, संपूर्ण भारतीय इतिहास की द फर्स्ट ग्रेव्स, और इन्हीं कब्रों से संपूर्ण भारतीय इतिहास का पहला अंत्येष्टि संस्कार भी हमें इसी मध्य पाषाण काल से नजर आती है। मध्य पाषाण काल में ही आपको पहली बार लकड़ी की डोंगी या छोटी नाव के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की डोंगी या छोटी नाव के साक्ष्य भी हमें पहली बार इसी मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। तो अब आप इस बात को आइडिया लगा सकते हैं कि भारतीय प्रागैतिहास में मध्य पाषाण काल को, जैसे जॉन लुबाक ने जो अपना, क्रिश्चियन थॉमस ने तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जॉन लुबाक ने जो सीधा पैलेयोलिथिक से न्यूलिथिक का जो क्लासिफिकेशन किया था, इसलिए हमने कहा था कि इनकम्प्लीट भी है, नॉन साइंटिफिक भी है, क्योंकि बहुत छोटा दौर है मध्य पाषाण काल का, लेकिन उसका जो पुरातात्विक जो महत्व है वो अपने आप में बड़ा विशिष्टता लिए हुए। एक बार आप आराम से इसको देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये मैटर है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये आपके परीक्षा उपयोगी तथ्य भी हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात निकलती है कि यदि हम बात करें संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास में जो मध्य पाषाण काल की विशिष्ट पहचान है, माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण, तो यदि द ओल्डेस्ट and a very significant microlith stone tool workshop as a factory, समझते हैं कि संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास में सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ के जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण है माइक्रोलिथ, उनके निर्माण का फैक्ट्री या वर्कशॉप हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो वो प्रदेश है ज्वालापुरम 9, नाम दिया गया आंध्र प्रदेश से। अब आप देखो आंध्र प्रदेश में हनुमंतु, निपाडु, कई पिछले सेशन से लेकर अब तक कितना इंपॉर्टेंट आपके भारतीय प्रागैतिहास में सिर्फ आंध्र प्रदेश लेकर चल सकता है। तो आप अगला देखिएगा, संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास में सबसे प्राचीन का मतलब कि जो सबसे पहले माइक्रोलिथ फैक्ट्री, या आप कहेंगे एक तरह से वर्कशॉप। तो माइक्रोलिथ फैक्ट्री का मतलब क्या है? सूक्ष्म पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र, जो सबसे प्राचीन है, सबसे विशिष्टता लिए हुए, ये कहां से मिल रहा है? तो ये इलाका है ज्वालापुरम 9। कहां से? याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम 9 जो इलाका है, प्रदेश है, वहां से आपको सबसे अधिक रॉ मटेरियल माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण के निर्माण के लिए और कई प्रकार के फ्लैग बेस्ड माइक्रोलिथ भी हमें आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम 9 से आपको प्राप्त हो रहे हैं। संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास का फर्स्ट, जिसको आप कपल ग्रेव कहते हैं, युगल शवाधान, जहां 2 व्यक्ति एक साथ कब्र में हैं, वो प्राप्त हो रहा है बेलन नदी घाटी से महदहा। ये संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास की पहली चीजें चल रही है। यदि हम कहें युगल शवाधान, युगल शवाधान का मतलब क्या है कि एक कब्र में 2 व्यक्तियों को एक साथ दफन करना, युगल शवाधान। तो ये आपको प्राप्त हो रहा है महदहा, सराय नाहर राय, महदहा
चौपानी मांडो ये सब यूपी से है, कोल्डी हवा, लहुरा देव सब। लेकिन सराय नाहर राय और महदहा तो बेलन नदी घाटी से आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो युगल शवाधान के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो हमें महदहा से प्राप्त हो रहे हैं। अब जो 4 मानव कंकाल, मैंने पहले ही कहा कि संपूर्ण भारतीय प्रागैतिक इतिहास में पहली बार मानव कंकाल या ह्यूमन स्केलेटन हमको मध्य पाषाण काल से मिल रहे हैं। अब इनमें बागोर से 4 मिल रहे हैं, लंगनाज यूपी से 14 मानव कंकाल आपको प्राप्त हो। आप आइडिया लगाइएगा, 14 मानव कंकाल लंगनाज से भी, सराय नाहर राय से भी। 17 नर कंकाल लेख यूपी में लेह खैया, और 41 जो शवाधान है वो दमदमा से प्राप्त हो रहे हैं। तो यदि हम मानव कंकाल की संख्या की बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन स्केलेटन प्राप्त हो रहे हैं, और जब भी आप इन क्लासेस को देख रहे हैं आप एक बार चिंतन करिएगा, इस तरह का एकेडमिक वेटेज, हिस्टोरिकल फैक्ट्स का वेटेज, एररलेस, और एक इतना अच्छे से कंपाइल किया हुआ क्लासिफाइड मैटर, बताइएगा कहाँ कहाँ आपने देखा। हालांकि हम इस तरह के स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, जो एप्लीकेशन पे जो रेगुलर क्लासेस हैं पूरे बैचेस के रूप में, तो वो तो खैर मामला ही बहुत अलग लेवल का मामला होता है, क्योंकि वहाँ पर कोशिश करता हूँ पीडीएफ से पढ़ाऊँ। तो उसकी वजह क्या रहती है कि उससे आपको एक स्पीड मेंटेन रहती है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक ऑफलाइन फीलिंग वाली क्लास में हूँ यूट्यूब पर, कि आप लोगों को एक दूर बैठकर भी ये आइडिया लगे कि हाँ हम इस व्यक्ति के सामने बैठे हैं, और एक ऑफलाइन जो फीलिंग रहता है वो आपको प्राप्त हो। तो 4 मानव कंकाल की संख्या से इस बात कर रहा हूँ मैं, 4 मानव कंकाल तो प्राप्त हो रहे हैं जी बागोर से। और हमने पहले ही कहा कि जो ये 4 मानव कंकाल आपको प्राप्त हो रहे हैं बागोर से, ये असल में बागोर सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, और सबसे पहले मानव कंकाल ही प्राप्त हो रहे हैं यहाँ से, जिला भीलवाड़ा, कोठारी नदी। और बागोर वॉज डिस्कवर्ड बाय वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र। ये मैं और क्लियर कर दूं, 14 मानव कंकाल, 4 के साथ साथ लंगनाज और सराय नाहर राय, दोनों ही यूपी। लंगनाज एवं सराय नाहर राय, याद रखिएगा 4 और 14, 4 मानव कंकाल बागोर से प्राप्त हो रहे हैं, 14 मानव कंकाल आपको लंगनाज और सराय नाहर राय से प्राप्त हो रहे हैं। 17 नर कंकाल आपको लेह खैया, ये भी यूपी से है, और 41 मानव कंकाल दमदमा यूपी से है। 17 मानव कंकाल लेह खैया, और 41 जो मानव कंकाल है ये भी यूपी में दमदमा नामक स्थल से है। सारे के सारे बागोर को यदि आप छोड़ दें तो तमाम जितने भी स्थल हैं याद रखिएगा, ये आपको कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, बागोर, लंगनाज, लेह खैया। 4 तो प्राप्त हो रहे हैं आपको बागोर से, 14 लंगनाज और सराय नाहर राय से, 17 लेह खैया से, और 41 आपको प्राप्त हो रहे हैं दमदमा से। अरे भाई ये तो इम्पोर्टेंट रह गया, अभी तो असली कहानी तो बाकी है। एक मूवी मेरे द्वारा कभी देखी गई थी, डॉक्यूमेंट्री थी, होलोकॉस्ट, कैनिबल होलोकॉस्ट, कोई डेनमार्क का डॉक्यूमेंट्री था। पहली बार नरभक्षी जो होते हैं, आदिम प्रिमिटिव ट्राइबल्स, संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास के अंदर लंगनाज शायद यार गुजरात, भैया माफ करना मेरे को, लंगनाज पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। लंगनाज कुड बी फ्रॉम गुजरात, यूपी या गुजरात, दोनों में से। मैं दिमाग में बिल्कुल ही टोटल कंफ्यूजन आ गया, तो मेरे लिए बड़ा ही, यदि मुझे कंफर्म हो जाएगा, याद आ जाएगा, तो मैं आपको निश्चित तौर पर अभी बतला दूंगा। बाकी सॉरी, अभी दिमाग में बिल्कुल भी चीज़ नहीं आ रही, मैं जैसा भी रहेगा बतला दूंगा आपको। लंगनाज यूपी या गुजरात, दोनों में से कोई एक है, मैं इस समय टोटल राइट। चलिए, लंगनाज वो स्थल है
जहां से नरभक्षी मानव समूह के पहले पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहासिक, चलिए बोर्ड पूरा हो गया, अब हट जाता हूं मैं सामने से। आप आइडिया लगा लीजिएगा कि जब से सीरीज स्टार्ट हुई कितना वेटेज ऑफ फैक्ट्स का, कंटेंट का अब आपके सामने आ रहा है। आप पॉज करिए, सीधा इनको उतार लीजिए। बेहद महत्वपूर्ण तथ्य हम देखो लास्ट स्लाइड तक देख लें। 12 पॉइंट्स आ गए। नाउ पुट डाउन ऑन दिस बोर्ड 13th पॉइंट। तो नरभक्षी संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहासिक में पहला नरभक्षी जो आदिम मानव समूह है वो हमें प्राप्त हो रहा है लंगनाच। अब देखो यहाँ दो बातें और हैं। यदि मैं बागोर और लंगनाच की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है। बागोर एवं लंगनाच दोनों ही मध्य पाषाणिक स्थल हैं। कालांत, क्योंकि ये अस्तित्व में तो रही, का संबंध कालांतर में हड़प्पाई बस्तियों के साथ भी था। याद रखना इस बात को, हड़प्पाई बस्तियों के साथ था बागोर और लंगनाच का। यानी कि ये बस्तियां मीजोलिथिक साइट से नियोलिथिक, देन मेटालिज एंड देन प्रोटो हिस्ट्री में जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो टाउन्स हैं उन तक से इनका संबंध रहा है। अब लंगनाच में जो ब्यूरियल्स या जो ब्यूरिड किए गए लोग हैं, जिन्हें दफन किया गया, इनमें एक बड़ी विशेषता और है। हमने देखा कि लंगनाच से कुल आपको 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इनमें से 13 मानव कंकाल, लंगनाच की बात कर रहा हूं मैं, इस तरह के हैं जो दाहिनी करवट लिए हुए हैं और मुड़ी हुई टांगे हैं। आपने 14 मानव कंकाल देखे हैं। इन 14 मानव कंकालों में से, चूंकि यहां जगह नहीं है तो मैं इधर लेता हूं, 14 मानव कंकालों में से एक और नोट लगा लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। लंगनाच से प्राप्त 14 मानव कंकालों में से 13 मानव कंकाल दाहिनी करवट में मुड़ी हुई टांगों सहित पोस्चर में इन्हें दफन किया गया है। इसको आप कह सकते हैं फ्लैश्ड ब्यूरियल पोजीशन, सहित दफन किया गया है। सब आप आइडिया लगाइएगा कि यदि ये प्रश्न आ जाए, एक कब्र, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लैग्ड ब्यूरियल ग्रेव कहां से आपको प्राप्त हो रहा है। जिसके अंदर 13 मानव कंकाल जो हैं उनमें कंकालों की टांगे मुड़ी हुई हैं और दाहिनी करवट में वो लेटे हुए हैं। ये आपको प्राप्त हो रहा है कहां से? लंगनाच से। लंगनाच से आपको नरभक्षी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और अब देखो इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने, कितना एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। दंत रोग, जिसमें दांत का क्षरण हो रहा है, दंत क्षरण, दंत रोग के साक्ष्य भी आपको प्राप्त होते हैं लंगनाच से। अब जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूं आपको बड़ा सुनकर अच्छा लगेगा, बहुत शानदार तथ्य है आपके लिए। पूरी दुनिया में, और ये एक अमेरिकन डेंटिस्ट का सर्वे है, पूरी दुनिया में प्राचीनतम डेंट्री
दंत चिकित्सा के साक्ष्य नवपाषाण बस्ती मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ड्रिल किया हुआ टीथ, उसमें संभवतः कुछ इम्प्लांट भी किया हो। सो द ओल्डेस्ट डेंटरी सर्जरी फाउंड फ्रॉम न्यूलिथिक टाउन मेहरगढ़, बट टीथ डिजीज या दंत रोग दुनिया का प्राचीनतम मध्य पाषाणिक बस्ती लंगनाथ से प्राप्त हो रहा है। नोट कर लीजिए भाई, बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। संपूर्ण विश्व में प्राचीनतम दंत चिकित्सा डेंट्री का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? तो याद रखिएगा, मेहरगढ़ विच इज नियोलिथिक साइट। यह एक नवपाषाणिक बस्ती है। क्लियर है? मैं समझता हूं कि आज के सेशन में काफ़ी हैवी कंटेंट आपके सामने हो गया है। हालांकि मेरी इच्छा थी कि इस सेशन में मैं मध्य पाषाण काल को पूरा कर दूं, लेकिन थोड़ा कम पढ़ लीजिए, लेकिन इतना ढंग से पढ़िए। इनका काफ़ी हैवी क्लासेज हैं और वैसे भी बिना 1 मिनट का वक्त गवाए मेरी क्लास में तो टोटल हिस्ट्री फ्लो में आपको नज़र आती है। बताइएगा ये प्रयास इस गर्मी में आप लोगों को कितना वास्तव में एक हीट दे रहा है, एकेडमिक हीट जिसको हम कहते हैं, जो आपको लक्ष्य के प्रति जागृत रखती है, आलस्य दूर करती है, निराशा दूर भगाती है। और इस तरह के सेशंस यदि हमें मिलते रहें रेगुलर, तो हिस्ट्री का भय भी फिर इतना भारी नहीं होता है। नेक्स्ट एपिसोड में इंडीड हम डेफिनेटली जो मेसोलिथिक जो पूरा कल्चर है उसे पूरा कर देंगे, क्योंकि अब कुछ और इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं मध्य पाषाण काल की, और इनके जो साइट्स हैं, जिनका जो आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वाली जो साइट्स है कि कहाँ से चौपानी मांडो है, सराय नहार है, उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए इन्हें पढ़िए, अपने कमेंट्स दीजिए, मुझे बताइए कि मुझे और कितना प्रयास आपके लिए और करना चाहिए। थैंक यू।